हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू और हमने जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनका नाम है। सबसे पहले हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, देन हमने किया इसके टाइप्स, और इसके जो टाइप्स थे हमारे पास 4 प्रकार के। सबसे पहला एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड चौथा नर्वस टिश्यू। हम स्पेसिफिकली एपिथेलियम टिश्यू है उसके ऊपर थे, और एपिथेलियम टिश्यू के अंदर भी हमने स्क्वैमस एपिथेलियम है उसको कवर कर लिया। एपिथेलियम के अंदर भी हम पढ़ रहे थे स्क्वैमस एपिथेलियम। थोड़ा सा हम एक बार हमने देख लिया कि हमने क्या क्या कर लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रिवाइज करके पिछले टॉपिक को। हमने पढ़ा था एपिथेलियम के टाइप्स। एपिथेलियम के टाइप्स सबसे पहला था स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा था कोलुमनार एपिथेलियम, और हमने पढ़ा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड लास्ट था सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हमने एपिथेलियम के अंदर ये 5 टाइप जो है हमने पढ़े थे कि 5 टाइप होते हैं। तो जिसमें से हमने स्क्वैमस एपिथेलियम है इसको डिस्कस कर लिया था। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? फ्लैट सेल्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं जिनके नीचे, और एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने एक बार पढ़ी थी कि जहाँ भी एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स पाए जाएंगे उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी पाई जाएगी। ठीक है, तो हमने एपिथेलियम के अंदर जो पढ़ा था स्क्वैमस एपिथेलियम, तो हमने पढ़ा कि स्किन जो हमारी बॉडी है उसको ये कवर करने का काम करता है, बाहर से अंदर से ब्लड वेसल्स को कवर करता है, नेफ्रॉन को जो है ये कवर करता है। तो आज हम बात करेंगे क्यूबॉइडल और कोलुमनार के बारे में, और हम ये पढ़ेंगे कैसे क्यूबॉइडल और कोलुमनार ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। देखिए, कन्वर्ट शब्द नहीं, इसके लिए शब्द यूज़ होगा सही मॉडिफाइड। क्यों? क्यूबॉइडल और कोलुमनार जो हैं यही दोनों इन दोनों के अंदर जो है मॉडिफाई हो जाएंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से। देखिए, हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड सेकंड है हमारे पास कोलुमनार एपिथेलियम। सो अब हम बात करते हैं इन दोनों की शेप की। इन दोनों की जो सेल्स हैं, शेप नहीं, सेल्स की जो शेप है, इन दोनों के जो सेल्स की शेप है, क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है ये होगा क्यूब शेप में। इसके जो सेल्स हैं वो होंगे इस क्यूब की शेप में, और ये एक हमने फीचर पढ़ा था एपिथेलियम का, जो इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो काफ़ी कम ही होगा। सेम वैसे ही इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाएगी, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी पाई जाएगी। तो ये तो था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कोलुमनार एपिथेलियम,
इस तरह से जो इसके सेल्स हैं वो पाए जाएंगे। सेम नीचे वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं जो इसकी हाइट है, जो सेल की हाइट है, सेल हाइट, ये सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, सेल की जो हाइट है वो है इक्वल इसकी चौड़ाई के, हाइट इज इक्वल टू विड्थ। और इसके अंदर हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी विड्थ से, समझे? इसके अंदर हाइट है वो विड्थ के बिल्कुल इक्वल है, तभी ये क्यूब शेप है। क्यूब के अंदर सब कुछ इक्वल होता है। ये कुछ जैसे क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल के अंदर हाइट जो है वो विड्थ से ज़्यादा है और इसको कहते हैं कोलुमनर एपिथेलियम। अब इन दोनों का जो फीचर है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, गौर से देखिए थोड़ा ध्यान से, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है हमेशा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो राउंडेड न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो राउंडेड न्यूक्लियस होगा। कोलुमनर एपिथेलियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल लाइन से नीचे और इलोंगेटेड होगा। और ये बात हमेशा पेट रहेगी कि क्यूबॉइडल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसका वो हमेशा सेंटर के अंदर पाया जाएगा और कोलुमनर एपिथेलियम के अंदर सेंटर से जस्ट नीचे पाया जाएगा, जो कि होगा इलोंगेटेड शेप के अंदर। ठीक है, अब तो ये हो गया क्यूबॉइडल और कोलुमनर, इनके बारे में लगभग यही बात थी। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया स्क्वैमस एपिथेलियम का, स्क्वैमस एपिथेलियम का, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ लिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। थर्ड हमने पढ़ लिया कोलुमनर एपिथेलियम का। आई एम राइट? एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फोर्थ, तो जो ग्लैंड्स हैं वो कोलुमनर और क्यूबॉइडल से ही क्या बनती हैं, ग्लैंड्स बनती हैं। जैसे हमारे जो चैप्टर आएगा एंडोक्राइन चैप्टर, उसके अंदर ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बस इसके अंदर जो ये बात है कि जो ग्लैंड्स है वो इन्हीं दोनों से मॉडिफिकेशन होती हैं। तो ग्लैंडुलर जो है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो मॉडिफाई होगा क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार से। जैसे एग्जांपल गोबलेट सेल्स, ये क्या होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये हमारी बॉडी की एकलौती यूनिसेलुलर सिंगल सेल ग्लैंड है। ये सिंगल सेल ग्लैंड है जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी वो क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथेलियम से बनती है। यही हमने पढ़ा था, जो एपिथेलियम है वो सारी की सारी ग्लैंड्स बनाएगा। ग्लैंड्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, उनके आगे से हेटेरोक्लाइन, एक्नियर ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स आती हैं वो सारी एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी हुई हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिकली हमारा जो चैप्टर है एंडोक्राइन के लिए अलग चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्लस हम अलग से एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, पैनिक्रियाज है, लीवर है, तो उसके अंदर हम जो ग्लैंड्स की बात है कर लेंगे। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, जो एपिथेलियम है उसी की मॉडिफिकेशन होकर, इन्हीं सेल्स की मॉडिफिकेशन होकर जो आगे है ये ग्लैंड्स को बना देते हैं। तो हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। देखिए अब ये दोनों सेल्स हैं, ठीक है, इसके सेल्स हैं, उसके सेल्स हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या होती है, एक मॉडिफिकेशन होती है। देखिए एक मॉडिफिकेशन क्या हुई थी कि ये जो सेल्स थे क्या बन गए थे, ग्लैंड के अंदर चेंज हो गए थे। किसके अंदर चेंज हो गए थे, ग्लैंड के अंदर। मतलब कुछ ये सिक्रीट करने लग गए थे। ग्लैंड्स क्या होती हैं, कुछ सिक्रीट करती हैं, तो ये कुछ सिक्रीट करने लग गए थे। अब हम देखते हैं इनके अंदर एक और
मॉडिफिकेशन होती है, और वो मॉडिफिकेशन किसके लिए होती है? फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि कोई भी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कराना है, कोई भी सरफेस से एब्जॉर्प्शन अगर कराना है तो वहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। सो इसके अंदर क्या है, ये कुछ इस तरह से शेप बनाकर, इसका जो साइटोप्लाज्म है सेल्स का, वो इस तरह से शेप बनाकर अपना जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है। अपना जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है। कुछ इस तरह से, ठीक है। सेम टू सेम कोलुमनार के अंदर भी ऐसे ही होगा। इसका जो सरफेस एरिया है वो ये इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। अब जो ये सरफेस एरिया इसने इंक्रीज किया, ये वाला पार्ट जो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, इसको हम कहते हैं माइक्रो विलाई। इसको हम कहते हैं माइक्रो विलाई, और या हम इसे कह सकते हैं और लगाकर, या हम इसे कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। ये जो एरिया इसने मॉडिफिकेशन से इंक्रीज किया, मॉडिफिकेशन क्या करी? सिर्फ इसने कुछ ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना ली, किसके लिए? ताकि ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके। और ये इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। सेम टू सेम इसी के अंदर भी ये होता है। अब ये इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन थी, अब एक मॉडिफिकेशन और होती है इसके अंदर। ये क्या करता है? नॉर्मल सेल, सेम टू सेम कोलुमनार के अंदर सेम एज्यूम कर लीजिए, इस तरह से इसके सेल्स हैं, इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। कुछ ऐसे बालों की तरह कह सकते हैं, कुछ धागे टाइप, इस तरह से इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सीलिया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सीलिया। और ये जो स्ट्रक्चर थी ये थी माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर। सीलिया और माइक्रोविलाई में एक मेजर डिफरेंस है। माइक्रोविलाई जो है, माइक्रोविलाई मूवमेंट नहीं करेगी। माइक्रोविलाई का क्या काम था? माइक्रोविलाई का क्या काम था? एब्जॉर्प्शन। क्या? सिर्फ एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई था, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो और एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो। पर सीलिया बनाने का क्या मोटिव हो सकता है? देखो, सीलिया बनाने का सिंपल सा मोटिव ये है, इसका काम होता है मूवमेंट करवाना, इसका काम होता है मूवमेंट करना। माइक्रोविलाई नेवर मूव, माइक्रोविलाई नेवर मूव, ये ऐसे कहते हैं, नेवर शोज मूवमेंट। माइक्रोविलाई कभी भी मूवमेंट शो नहीं करेगी, कभी भी ये मूवमेंट नहीं करेगी, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, इसका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ये एब्जॉर्प्शन कर पाए। पर सीलिया जो है इसका काम ही है मूवमेंट करवाना, इसका काम ही है एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेकर जाना। जैसे म्यूकस है, म्यूकस को आगे लेके जाना, ठीक है। हमारी टैकिया के अंदर ही होता है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो इसका काम क्या है? मूवमेंट कराना, चीज़ को आगे लेकर जाना। तो ये खुद हमेशा मूवमेंट करेगा, ये खुद हमेशा मूवमेंट करेगा। देखिए, मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर यही है।
माइक्रोविलाई जो है वो कभी मूवमेंट शो नहीं करेगा, सीलिया है वो हमेशा मूवमेंट करेगा, क्यों, इसका काम ही मूवमेंट कराने का। तो ये मेजर डिफरेंस हमें हमेशा याद रखना है कि माइक्रोविलाई कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, और ये जो मॉडिफिकेशन है इसकी साइटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशन है। और सीलिया क्या है, सीलिया बन जाएंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये इनका काम होगा मूवमेंट करवाने का, जो हमने 5वां टाइप पढ़ा था सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यही था, मैंने आपको ये बताया कोलुमनार, और ये 3 पढ़ लिए, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलुमनार। ठीक है, क्यूबोइडल और कोलुमनार से आगे मॉडिफिकेशन से ही क्या बनेगा, हमारी ग्लैंड्स बनेगी। ठीक है, क्यूबोइडल और कोलुमनार से ही मॉडिफाई होकर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनेगा। ठीक है, क्यूबोइडल और कोलुमनार से ही मॉडिफाई होकर हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम बनेगा। तो मेनली हमने ये 3 पढ़े। ठीक है, स्क्वेमस का तो अलग ही ले जाओ, स्क्वेमस को तो अलग कैटेगरी में रख दो, बिल्कुल फ्लैट सेल्स है, इन दोनों के फंक्शन लगभग सेम है। ठीक है, पर ये दोनों मॉडिफाई होकर आगे फर्दर वो टिश्यू बनाएंगे एपिथेलियम की। ठीक है, तो इस तरह से ही जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम, वो होता है समाप्त। अब जो हमने पढ़ा उन्हीं को हमने लिख लिया। क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम के पास मैंने आपको क्या बताया था, राउंडेड न्यूक्लियाई होंगे। काम क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, मॉडिफिकेशन होके क्या बन जाएंगे, ग्लैंड्स बन जाएंगे, इसलिए इनका काम लिखा हमने सिक्रीशन। ठीक है, सेम ही इसका, ठीक है, दोनों का काम लगभग सेम ही है, इन दोनों के डायग्राम्स बन गए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, नोट लगाकर समटाइम्स बोथ इंक्रीजेज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स बना दिए, दोनों के अलग अलग डायग्राम नहीं बनाए, आप चाहें डेडिकेटेड डायग्राम तो बना सकते हैं, मैंने एक जनरल डायग्राम में आपको समझा दिया। ठीक है, ये सेल्स हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना जो सरफेस एरिया इसको इंक्रीज किया, इसको कह देंगे हम माइक्रोविलाई, और इस एपिथेलियम को कहेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम इन दोनों टिश्यू का देख लेते हैं, क्यूबोइडल और कोलुमनार का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्टमक, यहाँ से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे स्टमक के अंदर है, स्टमक के अंदर कोलुमनार एपिथेलियम जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका यहाँ पर इलोंगेटेड न्यूक्लियाई, और स्टमक के अंदर जब कोलुमनार एपिथेलियम पाया जाएगा तो यहाँ पर ही खुद को मॉडिफाई करके बना लेगा। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चर को कहते हैं हम माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यहाँ पर ही खुद को मॉडिफाई कर लेगा। अब एक बात और, हमने पढ़ा था इनके फंक्शंस में, इनका काम था एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का। तो मैंने आपको बताया था ग्लैंड बनाते हैं मॉडिफाई होकर, तो गोबलेट सेल, गोबलेट ग्लैंड मैंने आपको बताई थी, यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉडिफाई होकर खुद को ग्लैंड भी बना लेता है, और इस ग्लैंड को कहते हैं गोबलेट ग्लैंड या गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात लिख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये अपनी बॉडी की एक लौती ओनली यूनिसेलुलर ग्लैंड है, यूनिसेलुलर ग्लैंड। हमारी बॉडी में सिर्फ एक लौती यूनिसेलुलर ग्लैंड है जिसका नाम है गोबलेट सेल या गोबलेट ग्लैंड, जो किसकी मॉडिफिकेशन है, जो मॉडिफिकेशन है कोलुमनार एपिथेलियम की। या फिर अगर इतना डिटेल में ना समझ आए तो ऐसे लिख सकते हैं एपिथेलियम की ये मॉडिफिकेशन है, या एपिथेलियम के अंदर ही इसको आ जाता है। मैंने जब आपको पढ़ाया था टिश्यू स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, तो उसमें मैंने आपको एक बात भी लिखवाई थी कि ऑल ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी की ग्लैंड्स हैं सारी एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी होती हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, कोलुमनार एपिथेलियम यहाँ पाया जाता है, और यहाँ पर ये इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद को मॉडिफाई करेगा
क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का। इंटेस्टाइन का मेन काम है खाने को एब्जॉर्ब करना, तो वहाँ पर ही खुद को मॉडिफाई कर कर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है बना देगा। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के डिस्ट्रीब्यूशन की। ये हमारा नेफ्रॉन है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल, और ये हमारी रीनल ट्यूब्यूल है, जिसको हम सबसे पहला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का पीसीटी, जिसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसको कहते हैं डीसीटी, जिसका मतलब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, और ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल और प्रोक्सिमल का मतलब होता है प्रोक्सिमल जो हमारे ओरिजिन के पास में है, डिस्टल का मतलब है दूर। तभी हम जब मैं बात करूँ डिस्टिलैंड, डिस्टिलैंड मतलब मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर किसी चीज़ का ओरिजिन है, मान लीजिए टेल, पूंछ का, पूंछ मान लीजिए एक पूंछ इमेजिन कीजिए, ठीक है, यहाँ से जो पूंछ है ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो मैं जब बात करूँगा प्रोक्सिमल एंड की, तो जहाँ से ओरिजिन हुआ ये होगा इसका प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। और जब मैं बात करूँगा डिस्टिल एंड की, जब मैं बात करूँगा डिस्टिल एंड की, तो ये जो ढक्कन वाला ये पार्ट है इसको कहेंगे हम डिस्टिल एंड। तो ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है पाया जाता है। तो पीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो इसकी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से जानते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई या फिर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब तो याद हो गया होगा ये अच्छे से, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में हमें पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम, लूप ऑफ हेनले में स्क्वैमस एपिथेलियम। और डीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर, सॉरी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब एक बात है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है? स्क्वैमस। सोचा डायग्राम बना दिया तो वापस आपको बता ही दूँ, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, ये मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ये नॉर्मल एपिथेलियम नहीं होता। इसके जो सेल्स हैं वो खुद को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह स्टार शेप में बना लेते हैं। हालांकि ये स्टार नहीं लग रहा, पर स्टार आप इस तरह से, ये स्टार लग रहा है, इस तरह से खुद को बना लेते हैं। क्यों? ताकि इनके बीच में जगह बन सके फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल का क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन करने का। तो फिल्ट्रेशन की जगह बन सके, और जो इन सेल्स के बीच में जगह बनती है, इन सेल्स के बीच में जो जगह बनती है उस जगह को कहते हैं स्लिट पोर, ठीक है। सोचा ये डायग्राम आया तो वापस आपको मैंने समझा दिया। आई होप अब आपको एपिथेलियम जो है, सिंपल एपिथेलियम क्लियर है। अब क्यूबॉइडल और कोलुमिनर एपिथेलियम की हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नेफ्रॉन के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है और थायराइड ग्लैंड के अंदर भी पाया जाता है।
प्लस कोलुमनार ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। समझ लिया, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है इसका मॉडिफिकेशन, और ये वहाँ बना लेता है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर या जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई बना लेता है। ठीक है, देन हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये पाया जाएगा। ठीक है, देन यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है एक, जिनके अंदर ये पाया जाएगा। ठीक है, मिडल ईयर एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर कुछ खांचे बने होते हैं, हमारा ब्रेन है जैसे इस तरह से, अगर हम ब्रेन को काट दें तो इसके अंदर कुछ खांचे बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये, इसके अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके पास 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स, ये थर्ड वेंट्रिकल एंड ये फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, खांचे होते हैं, खाली जगह होती है। इनके अंदर क्या है, फ्लूइड फील्ड रहता है एक, इनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी जो है कोलुमनर एपिथेलियम पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जो हमारे कोलुमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ये मॉडिफाई होके एक एपिथेलियम का टाइप बना देते हैं जिसे कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हम एक बात देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबोइडल एंड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है इसके ऊपर क्या है, सीलिया इस तरह से लग जाएंगे और ये पाए जाएंगे हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। एंड देन जो हमारा कोलुमनर एपिथेलियम है इस तरह से, इसके ऊपर जो सीलिया लगे हुए होंगे ये हमारा पाया जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब एक बात देखिए, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा सर्विक्स, और यहाँ पर हमारी कुछ इस तरह से फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ओवेरी। ठीक है, इतना बेसिक स्ट्रक्चर सभी को आता होगा, नहीं आता तो अभी देख लीजिए एक बार समझने की दृष्टि से। ठीक है, ये हमारी हो गई ओवेरी। सो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एक फेज आता है फीमेल की लाइफ में। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में क्या होगा, यहाँ से जो फीमेल है उसका एक सेल रिलीज होगा जिसे कहते हैं ओवम। ठीक है, ओवम सेल रिलीज होगा, तो ओवम सेल यहाँ पर आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के इस आगे वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके कुछ कोलुमनर एपिथेलियम है यहाँ पर लगे होंगे। तो ये क्या करेंगे, सीलिया, सीलिया का काम हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट करवाना। तो ये सीलिया जब यहाँ पर लगे होंगे तो यहाँ पर जो ओवम आया, यहाँ पर जो ओवम आया, इसको ये इस तरह से मूवमेंट करके आगे ले जाएंगे। और यहाँ पर एक पार्ट है इसका एम्पुला, और एम्पुला पार्ट तक यहाँ पर इसको ओवम को ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जब यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, जब यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा तो इन दोनों की क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फिर से ओव्यूलेशन हुई, यहाँ से एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होकर
फेलोपियन ट्यूब के अंदर आया। फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोलुमनार सेल्स थे। कैसे कोलुमनार सेल्स थे? जो कि मॉडिफाई हुए थे सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स के अंदर। और सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स का क्या काम होता है? मूवमेंट करवाना। इन्होंने मूवमेंट कराई ओवम को लेकर आए आगे, और जो परफेक्ट जगह थी उसकी एम्पुला के अंदर लेकर आए। ठीक है, यहाँ से स्पर्म आया और इन दोनों की मीटिंग हुई और यहाँ पर जो है उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिलिएटेड एपिथेलियम का, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस की मूवमेंट करवाने के लिए। सो जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब आ जाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हमने एपिथेलियम के दो टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला सिंपल एंड सेकंड कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो सिंपल जो था, सिंपल का मतलब था सिंगल लेयर, और कंपाउंड का मतलब था मल्टी लेयर। ठीक है, तो सीधा सा मतलब यही है, सिंपल एपिथेलियम था उसके अंदर सिंगल लेयर थी, और कंपाउंड के अंदर है जो मल्टी लेयर्स है सेल की, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर लेयर जो है वो अरेंज होगी। तो इसमें यही बात है, सेवरल लेयर्स होंगी इसके अंदर। डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बात थी। एपिथेलियम टिश्यू है, मैंने आपको बताया था एपिथेलियम टिश्यू बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन स्ट्रक्चर्स हमेशा साथ में होंगी। सबसे पहले एपिथेलियल्स के सेल्स, उसके नीचे एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ये तीनों हमेशा साथ में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। सो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है मल्टी लेयर होने के कारण इसके अंदर जो है डिफ्यूज़न नहीं होगा। देखो सिंपल एपिथेलियम के अंदर हमने क्या फंक्शन पढ़े थे? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, अपीयरिंग होगी उसकी स्मूथ है, एकदम स्मूथ अपीयर होगी। इसके अंदर क्या है? नो डिफ्यूज़न, नो एब्जॉर्प्शन। मल्टी लेयर है, नो एब्जॉर्प्शन। मल्टी लेयर होने का पर एक फंक्शन है, इसका काम होगा प्रोटेक्शन करने का, इसका काम होगा प्रोटेक्शन करने का। मल्टी लेयर होने के कारण ये जो है मजबूत होती है और ये काम करती है प्रोटेक्शन करने का। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल क्या होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका स्किन। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका स्किन। एक डायग्राम बनाते हैं अपने स्किन का। सो ये है हमारे पास स्किन का डायग्राम। सबसे ऊपर मल्टी लेयर जो है हमारे पास एपिथेलियल के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। देखिए सबसे ऊपर वाले जो सेल हैं वो फ्लैट हैं। सबसे ऊपर वाले जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो फ्लैट हैं और डेड है। ठीक है, तो ऊपर वाले सेल्स डेड होंगे और फ्लैट होंगे। ठीक है, नीचे नीचे आते वैसे थोड़े थोड़े लाइव सेल्स आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एपिडर्मिस। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, एपिथेलियल के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, इसके नीचे एक और लेयर होगी, इसके नीचे एक और लेयर होगी जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस, और ये बनी होगी एरियोलर प्लस एडिपोज सीटी कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप है, एरियोलर और एडिपोज। देखिए अब स्किन को समझते हैं। देखिए स्किन की एक लेयर होती है
डर्मिस। ठीक है, मेनली जो स्किन को हम रिलेट करते हैं हम डर्मिस लेयर से, ये वाली जो लेयर है डर्मिस, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की है, इसे कहते हैं डर्मिस। ठीक है, इसके ऊपर लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि डर्मिस, ये वाली जो लेयर है डर्मिस। ठीक है, अब आप टर्मिनोलॉजी को समझिए। अब ये जो लेयर है ये है डर्मिस। अब आप समझिए टर्मिनोलॉजी को। ठीक है, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, डर्मिस के ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस, और डर्मिस के नीचे वाली लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है जस्ट बीनीथ, जस्ट नीचे। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इसका सेकंड नेम है सबक्यूटेनियस। हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे डर्मिस लेयर जो कि बनी होगी कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, और उसके नीचे होगा हमारा सबक्यूटेनियस जो कि एक फैट की लेयर होती है। फैट जो हमारे अंदर डिपॉजिट होता है एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में, फैट जो है हमारा डिपॉजिट होता है, तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। तो ये होगा एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये कुछ नहीं है, हमारे अंदर फैट ही है वो डिपॉजिट हुआ, इसे कहते हैं हम सबक्यूटेनियस। तो ये है हमारे पास हमारी स्किन की स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, नॉन कैरेटिनाइज्ड और कैरेटिनाइज्ड ये किस बेस पर है? ये एक प्रोटीन की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर है, जिसका नाम है कैराटीन। ठीक है, कैराटीन अगर किसी के अंदर एब्सेंट होगा तो उसे कह देंगे नॉन कैरेटिनाइज्ड, अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे कह देंगे कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? तो जो नॉन कैरेटिनाइज्ड होगा, जो नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है, उसकी सरफेस है वो मॉइस्चर दिखेगा आपको सरफेस पे, आपको सरफेस पे मॉइस्चर दिखेगा। जैसे कि टंग, हमारी जो टंग है, टंग के अंदर हमारे कैरेटीन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मॉइस्चर दिखता है हमेशा। वो किस कारण से होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैरेटीन। ठीक है, उसके बाद जो सुपरफिशियल सेल्स होंगे वो होंगे लिविंग। सुपरफिशियल सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे एंड न्यूक्लियाई कैन बी सीन। न्यूक्लियाई कैन बी सीन मतलब इन सेल्स को अगर निकाल कर अगर अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो अपनों को इसके न्यूक्लियाई जो है वो सीन होंगे, दिखेंगे अपनों को। ठीक है, सरफेस इज ड्राई एज इन स्किन। ठीक है, जो सरफेस है वो ड्राई होगी जैसे हमारी स्किन है। स्किन के अंदर कैरेटीन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसकी जो सरफेस है वो क्या होती है? ड्राई होती है, क्योंकि कैरेटीन होने के बाद वहाँ पर मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर स्किन के अंदर हमारे कैरेटीन प्रेजेंट है तो वहाँ पर मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरेटीन के अंदर खुद ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान से सुनो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। कैरेटीन जिन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि कैरेटीन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो वहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी नहीं होने देता। ठीक है, जैसे देखिए इसके अंदर कैरेटीन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कैरेटीन नहीं है तो टंग हमारी हर टाइम गिल्ली रहती है। अगर गिल्ली ना रहे तो वो सूख जाएगी, वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैरेटीन नहीं है। ठीक है, और जो कैरेटिनाइज्ड है यहाँ पर कैरेटीन है, इसलिए वहाँ पे जो अपीयरेंस है वो ड्राई है, क्योंकि वहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कैरेटीन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो वहाँ पर डिहाइड्रेशन कोज नहीं होने देगा। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। ठीक है, सुपरफिशियल सेल्स आर डाइड। जो सुपरफिशियल सेल्स होंगे वो मरे हुए होंगे। स्किन के अगर ऊपर के सेल्स निकालो, माइक्रोस्कोप में देखो, वो मरे हुए होंगे, उनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। ठीक है, सुपरफिशियल सेल्स आर डाइड, लूज देयर न्यूक्लियाई लूज कर देंगे एंड कंटेन नॉन लिविंग कवरिंग ऑफ एपिथेलियम नोन एज कैरेटीन। ठीक है,
तो इसके पास जो है केराटिन की कवरिंग होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है वो माउथ के अंदर पाया जाएगा, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, टंग के अंदर, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, इसोफेगस हमारी खाने की नली, ठीक है, जिससे हम खाना निगलते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है, वजाइना, ठीक है, एंड कॉर्निया। कॉर्निया आँख के ऊपर ये जो कवरिंग होती है इसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब आ जाती है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, केराटिनाइज होगा स्किन के अंदर, जैसे कि हमने अभी बात करी थी। अब हमारे पास एक और टाइप का एपिथेलियम टिश्यू होता है जिसे कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नाम से समझने की कोशिश करेंगे। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है धोखा, धोखा। स्ट्रेटिफाइड मल्टीलेयर एपिथेलियम हमारा टिश्यू। ठीक है, अब धोखा क्या है? धोखा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये हमें धोखा देगा। धोखा किस तरह से देगा आओ देखते हैं हमें। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, जैसे कि हर एपिथेलियम की तरह इसके पास भी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पर कोलुमनर एपिथेलियम के सेल्स होंगे। ठीक है, पर ये सेल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब इनका जो साइज है इसमें डिफरेंस होगा। अब मैंने आपको बात बताई थी, जो इनकी न्यूक्लियस होता है, कोलुमनर एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या से होता है? सेंटर से जस्ट थोड़ा नीचे होता है, सेंटर से जस्ट थोड़ा नीचे होता है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, सेंटर से जस्ट हमेशा नीचे ही रहेगा, और क्यूबॉइडल का हमेशा सेंटर में रहेगा और राउंडेड, और कोलुमनर का सेंटर से जस्ट नीचे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम बनाते हैं लगभग, मान लीजिए लगभग यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होना चाहिए, इसका सेंटर लगभग यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होना चाहिए, इसका सेंटर लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से हम बनाते हैं। अब देखिए, अब ये जो एपिथेलियम है, ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम में तो इतना नहीं पता लग रहा, पर जब हम इस एपिथेलियम को, ठीक है, जिसके अंदर कोलुमनर के सेल्स हैं वो ऊपर नीचे हैं, ठीक है, बड़े छोटे हैं, तो ये जो न्यूक्लियाई है ये क्या है? ऊपर नीचे है। ठीक है, तो जब अब हम इसको माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो ये हमें मल्टीलेयर दिखेगा, ये हमें अपीयर एज मल्टीलेयर। अपीयर एज मल्टीलेयर, पर ये क्या ये मल्टीलेयर है? नहीं, तो आंसर है नहीं। इसलिए क्या नाम रखा है इसका? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, धोखेबाज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब ये हमें देगा धोखा। यानी कि दिखने में तो ये लगेगा मल्टीलेयर, पर एक्चुअल में होगा क्या? सिंगल लेयर। और ये पाया कहाँ जाएगा? ये पाया जाता है ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और ये भी दूसरे एपिथेलियम की तरह सिलिएटेड भी हो सकता है, ब्रश बॉर्डर भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है। तो हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। अगर आपको एपिथेलियम टिश्यू समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।